Hello everyone, this is Shivani and you are watching our first series 22 in 24. यहाँ पर हम 22 chapters of 11th को सिर्फ 24 hours of वीडियो में कंप्लीट करने वाले हैं. Sounds interesting ना? तो चलो पढ़ लेते हैं. Our today's topic is digestion and absorption. Starting with कि digestion होता क्या है. तो ये एक mechanical as well as chemical process है जहाँ पर हम complex food substances को तोड़कर simple absorbable form में convert करते हैं ताकि ये food absorb हो सके. अब food जो होता है हमें क्यों चाहिए होता है? Basic requirement है हमारी food. क्यों? क्योंकि ये हमारी को energy provide करता है और ऑर्गेनिक मटेरियल प्रोवाइड करता है जो हमको चाहिए होते हैं अल्टीमेटली किस चीज़ के लिए? ग्रोथ के लिए और रिपेयर के लिए. किसके रिपेयर के लिए? टिश्यू के रिपेयर के लिए. ठीक है, तो फूड जो होता है हमें एनर्जी प्लस ऑर्गेनिक मटेरियल प्रोवाइड करता है जो कि किसी भी टिश्यू की ग्रोथ या रिपेयर के लिए रिक्वायर्ड होता है. ठीक है, अब बात कर लेते हैं कि फूड के कंपोनेंट क्या क्या होते हैं. तो फूड के 4 कंपोनेंट होते हैं. पहला होता है कार्बोहाइड्रेट, दूसरा होता है प्रोटीन, तीसरा होता है फैट्स और चौथा होता है तुम्हारा विटामिन और मिनरल. इसी के साथ साथ हमें वाटर की भी रिक्वायरमेंट होती है अपनी मेटाबॉलिक नीड्स के लिए. ठीक है, डिहाइड्रेशन से बचने के लिए और भी काफ़ी सारी हमारी मेटाबॉलिक नीड्स होती हैं जिनके लिए हमको वाटर का भी इंटेक करना पड़ता है. ठीक है, तो ये हो गया हमारा इंट्रोडक्शन का पार्ट. तो पढ़ लेते हैं अब डाइजेस्टिव सिस्टम. डाइजेस्टिव सिस्टम जो होता है ये कंप्राइज करता है तुम्हारा एलिमेंट्री कैनाल और एसोसिएटेड ग्लैंड्स को. एलिमेंट्री कैनाल जो होता है वो स्टार्ट होता है तुम्हारे माउथ से और कहाँ तक होता है? एनस तक होता है. तो माउथ जो होता है वो इसका इंटीरियर पार्ट बनाता है और एनस जो है इसका पोस्टीरियर पोर्ट बनाता है. अब बक्कल कैविटी या माउथ की बात कर लेंगे तो इसमें हम दो चीज़ें देखते हैं. इसमें होते हैं टिथ और दूसरी चीज़ होती है इसमें टंग. अगर हम टीथ की बात करें तो हम 3 वर्ड्स से डिफाइन करते हैं अपने टीथ को. पहला होता है ये होते हैं थीकोडोंट. टीथा वो ऐसे मत देखो इसको. थीकोडोंट होते हैं यानी कि हमारे जो टीथ हैं उनके लिए हमारे जॉ में सॉकेट अवेलेबल है. सॉकेट में एम्बेडेड होते हैं हमारे टीथ, इसलिए हम उनको बोलते हैं थीकोडोंट. सेकेंड वर्ड होता है डायफायोडोंट. डायफायोडोंट का मतलब होता है कि तुम्हारी लाइफ में टीथ 2 बार आ रहे हैं, लेकिन 2 बार सारे टीथ नहीं आते, सिर्फ कुछ ही टीथ आते हैं जो कि हमारे बचपन में आए हुए होते हैं. यानी कि दूध के दांत वो टूटते हैं, सिर्फ वही रिप्लेस होते हैं दूसरी बार. लेकिन वो टीथ जो सिर्फ एक बार आते हैं उनको बोलते हैं मोनोफायोडोंट. तो हमारे टीथ कुछ 2 बार आते हैं जिनको डायफायोडोंट बोलेंगे, कुछ एक बार आते हैं जिनको मोनोफायोडोंट बोलेंगे. अब अगर मैं बात करूं हमारे चाइल्ड के डेंटल फॉर्मूला की तो वो होता है 2102/2102. डेंटल फॉर्मूला लिखा कैसे हमने? 2 इंसाइजर, 1 कैनाइन, 0 प्रीमोलर और 2 मोलर. ये बचपन में होते हैं. तो हाफ साइड की बक्कल कैविटी के हमने टीथ का नंबर लिख दिया नीचे और ऐसे ही ऊपर लिख दिया. तो ये हो गया तुम्हारा डेंटल फॉर्मूला. तो बच्चे में देखोगे तो तुम प्रीमोलर नहीं होते और 1 मोलार नहीं होता. तो ये 2 प्रीमोलर और 1 मोलार आधी साइड का, यानी कि टोटल कितने हो गए? 3 और दूसरी आधी साइड के +3 प्लस ऊपर और प्लस इस साइड, यानी कि 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो टोटल 12 टीथ ऐसे होते हैं जो कि सिर्फ एक ही बार आते हैं, यानी कि मोनोफायोडोंट होते हैं. तो हमारे 12 टीथ ही होते हैं जो मोनोफायोडोंट होते हैं. ठीक है, बाकी 20 टीथ जो होते हैं वो होते हैं डायफायोडोंट, यानी कि 2 बार आते हैं. ठीक है, अब एडल्ट का फॉर्मूला लिखूं मैं डेंटल फॉर्मूला तो 2123 होता है. 2123. 2 मतलब 2 प्रीमोलर आ गए और 3 हो गए मोलार, यानी कि ये चेंज होके 3 हो गया और ये हो गए 2. ठीक है, तो ये हो गया एडल्ट का डेंटल फॉर्मूला. डेंटल फॉर्मूला पे अब इतना क्वेश्चन नहीं आता, पहले आता था, बट इट्स जस्ट कि नॉलेज में होना चाहिए. अगर एनसीईआरटी दे रखी है तो हमको पता होना चाहिए. अब बात करूं अगर मैं टंग की,
तो जो टंग होती है ये फ्रीली मूवेबल मस्कुलर ऑर्गन होती है, जिसमें हम अलग अलग टाइप के एलिवेशन देखते हैं, जिनको हम बोलते हैं पैपिला। पैपिला क्या होते हैं? एलिवेशन होते हैं। अब ये पैपिला जो होते हैं 4 टाइप के देखे जाते हैं। एक होता है सर्कमवैलेंट पैपिला, एक ऐसे वी शेप की लाइन होती है तुम्हारी टंग के ऊपर, जिसके आगे ये जो बड़े बड़े दिख रहे हैं तुम्हें, ये होते हैं सर्कमवैलेंट पैपिला। जो ये सर्कमवैलेंट पैपिला होते हैं ये लार्जेस्ट पैपिला होते हैं, याद रखना लार्जेस्ट होते हैं, और इसमें 8 से 10 टेस्ट बर्ड होती हैं। कितनी टेस्ट बर्ड होती है? 8 से 10। ठीक है। दूसरे होते हैं फोलिएट। फोलिएट का मतलब होता है लीफ लाइक पैपिला। ये हम में होते हैं वेस्टिजियल, लेकिन हम क्यों पढ़ रहे हैं इनको? क्योंकि ये होते हैं किसमें? एनिमल्स में देखे जाते हैं। ठीक है, लीफ लाइक पैपिला होते हैं। तीसरा होता है फंजीफॉर्म पैपिला। फंजीफॉर्म पैपिला जो होते हैं वो कुछ मशरूम के जैसे शेप के, फंजाई के जैसे होते हैं। ये जो होते हैं इसमें होते हैं 2 to 3 टेस्ट बर्ड। ठीक है। और लास्ट होते हैं फिलीफॉर्म, जो कि हमारे स्मॉलेस्ट पैपिला है और पूरी की पूरी टंग पे स्प्रेड होते हैं, और इनमें नहीं होता कोई भी टेस्ट बर्ड। इनमें क्या नहीं होता? कोई भी टेस्ट बर्ड नहीं होता है। ठीक है, ये हो गई हमारी टंग की बात। अब हमने बात कर ली बक्कल कैविटी की, अब आगे चलते हैं, देखते हैं हमारी एलिमेंट्री कैनाल को। एलिमेंट्री कैनाल हमारा माउथ से स्टार्ट हुआ था। माउथ से स्टार्ट होने के बाद ये खुलेगा कहाँ पर? फेरिंग्स में खुलेगा। फेरिंग्स जो होता है एक वाइड ट्यूब होता है, जो कि कॉमन पैसेज होता है तुम्हारी फूड के लिए भी और विंड के लिए भी। अब विंड तो चली जाएगी तुम्हारी इधर, यानी कि तुम्हारी ग्लॉटिस में, और फूड कहाँ जाएगा तुम्हारा? गलेट में। विंड चली गई ग्लॉटिस में, फूड चला गया गलेट में। ग्लॉटिस से एक और चीज याद आनी चाहिए, एपिग्लॉटिस, जो कि फूड को विंड पाइप में जाने से रोकती है। ठीक है। अब एक चीज नोटिस करोगे, या तो तुम सांस ले पाते हो या तुम फूड को निगल पाते हो, यानी कि एपिग्लॉटिस बंद रहेगी तब फूड जाएगा, और खुल जाएगी तो सिर्फ विंड पाइप के थ्रू सांस ले सकते हो। ठीक है। गलेट जो होता है या ईसोफेगस जो होता है, ये तुम्हारा थिन ट्यूब होता है। ये एक ऐसा थिन ट्यूब है जहां पर ना फूड को रिसीव करते ही पेरिस्टालसिस स्टार्ट हो जाता है। पेरिस्टालसिस मतलब एक मूवमेंट होता है। जैसे ही फूड तुम्हारी आई, तो जहां पर आएगी वहां की मसल रिलैक्स कर जाएंगी और फूड को अकोमोडेट कर लेंगी, यानी कि फूड को अब जगह देंगी कि हाँ आ जाओ। जैसे ही फूड नीचे जाएगी वैसे ही कॉन्ट्रैक्ट कर जाएंगी, यानी कि फूड को धक्का देंगी कि हाँ जाओ, नीचे जाओ। तो ये ऐसे मूवमेंट दिखाता है, रिलैक्सेशन, ऑल्टरनेट रिलैक्सेशन और कॉन्ट्रैक्शंस होते हैं इस तरह से कुछ, जिसकी वजह से फूड का मूवमेंट होता है डाउन द ईसोफेगस। ठीक है। अब भाई ईसोफेगस से नीचे चला गया। अब ईसोफेगस से जैसे ही स्टमक में जाने वाला होता है तो इसको मिलता है, यहाँ पर क्या मिलेगा इसको? एक स्फिंक्टर मिलता है जिसका नाम है गैस्ट्रोईसोफेजियल स्फिंक्टर। यानी कि गैस्ट्रो मतलब स्टमक, ईसोफेजियल मतलब ईसोफेगस, स्टमक और ईसोफेगस के बीच में जो स्फिंक्टर होता है दैट इज गैस्ट्रोईसोफेजियल स्फिंक्टर। ये क्या करता है? ये कंट्रोल करता है कि कितनी फूड पेट में जाएगी, फूड की एंट्री को कंट्रोल करता है। अब ये ईसोफेगस जहां पर जिस पॉइंट पे खुल रहा है उस पार्ट को बोलते हैं स्टमक के कार्डियक पार्ट, और जहां पर खुल रहा है उससे ऊपर का जितना भी पार्ट होता है उसको बोलते हैं फंडस। ठीक है। और ये जो पार्ट है दिस इज योर बॉडी, यानी कि स्टमक की बॉडी, और ये है तुम्हारा पाइलोरस का पार्ट, दिस इज पाइलोरस। अब पाइलोरस जो होता है ये चौथा पार्ट हो गया। हमने 4 पार्ट पढ़े स्टमक के। पहला पढ़ा हमने कार्डियक, दूसरा पढ़ा फंडस, तीसरी पढ़ी बॉडी, और चौथा क्या पढ़ लिया हमने? चौथा पढ़ लिया हमने पाइलोरस। थोड़ा फास्ट हो रहा है, रिवीजन सीरीज है, कर लो। ठीक है। पाइलोरस के बाद फूड जो है पाइलोरिक स्फिंक्टर से मिलेगा। पाइलोरिक स्फिंक्टर जो होता है, ये रेगुलेट करता है कि कितना फूड स्टमक से स्मॉल इंटेस्टाइन में जाएगा। अब डुओडेनम में जैसे ही फूड आएगा तो उसके बाद ये जाएगा सेकंड पार्ट ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन में, यानी कि तुम्हारे जेजुनम में। जेजुनम जो होता है वो सेकंड या मिडिल पोर्शन होता है, वहां से फूड जो है वो जाता है इलियम में। इलियम जो होता है वो किस चीज के लिए मशहूर है? एब्जॉर्प्शन के लिए। ऑफ कोर्स यहाँ पर मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन होता है, जो भी सब्सटेंसेस डाइजेस्टिव प्रोडक्ट्स होते हैं उनको एब्जॉर्ब किया जाता है।
और फिर वो प्रोडक्ट कहाँ जाते हैं, सीकम में। सीकम जो होता है एक ब्लाइंड सैक होता है, ब्लाइंड सैक होता है जहाँ पर हमें तुम्हारे ऐसे बैक्टीरिया मिलते हैं जो कि बॉडी के लिए बेनिफिशियल होता है, जैसे कि वो बैक्टीरिया जो B12 प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। उसके बाद ये जो फिंगर लाइक प्रोजेक्शन है, दिस इज योर वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स। ये जो होती है इन्फ्लेमेशन पे एक प्रॉब्लम क्रिएट करती है जिसको बोलते हैं अपेंडिसाइटिस, ठीक है। अब सीकम में चला गया, सीकम से कहाँ जाएगा, ऑब्वियसली असेंडिंग कोलॉन, देन ट्रांसवर्स कोलॉन, डिसेंडिंग कोलॉन एंड देन सिग्मोइड कोलॉन, और उससे जाएगा रेक्टम में। अब ये जो जहाँ यहाँ पर अनडाइजेस्टेड फूड आया है, जो एब्जॉर्ब नहीं हुआ, वो प्रोडक्ट्स जो आए हैं वो रेक्टम में कुछ टाइम के लिए स्टोर किए जा सकते हैं। कब तक, जब तक इजेशन नहीं हो जाता। इजेशन हो जब तक नहीं हो जाता तब तक फूड रेक्टम में ही स्टोर्ड रहती है, ठीक है। माउथ में जब फूड जाती है उसको बोलते हैं इंजेशन। ये टोटल 5 प्रोसेस होते हैं, इंजेशन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन जो हमारे इलियम में होता है, और जो एब्जॉर्ब होता है उसको बॉडी यूज करती है उसको बोलते हैं एसिमिलेशन, ठीक है। और जो यूज नहीं कर पाती, जो एब्जॉर्ब नहीं होता है, अनडाइजेस्टेड फूड होता है, उसका हो जाता है इजेशन। अब एक चीज आती है, हम यहाँ पर इजेशन वर्ड क्यों यूज कर रहे हैं, एक्सक्रीशन क्यों नहीं। तो एक्सक्रीशन वर्ड यूज होता है तुम्हारे मेटाबॉलिक वेस्ट को एक्सक्रीट करने को, मेटाबॉलिक वेस्ट के रिमूवल को बोलते हैं एक्सक्रीशन। और जब तुम्हारा अनडाइजेस्टेड फूड पार्टिकल या प्रोडक्ट जो है वो रिलीज होता है तो उस प्रोसेस को बोलते हैं इजेशन। आई होप इट्स क्लियर। अब चलते हैं वॉल ऑफ एलिमेंट्री कैनाल पे, कि एलिमेंट्री कैनाल जो होता है वो किससे बना होता है। तो इसकी वॉल में 4 लेयर होती हैं। कौन कौन सी, पहली होती है सिरोसा, दूसरी होती है मस्कुलैरिस, तीसरी होती है सब म्यूकोसा और चौथी होती है म्यूकोसा। अब याद कैसे रखेंगे, तो ये ऑल्टरनेटिव है, देखो एस एम फिर एस और फिर एम, एस फिर एम फिर एस और फिर से एम, ऐसे याद रख सकते हो। ऑल्टरनेटिवली एस और एम आएंगे। सिरोसा जो होती है आउटर प्रोटेक्टिव लेयर होती है, और इसके अंदर होती है तुम्हारी मस्कुलैरिस। मस्कुलैरिस लेयर, ये जो होल विथ है ये मस्कुलैरिस लेयर है। इसमें 2 अदर लेयर होती है, अंदर वाली जो होती है उसको सर्कुलर बोलते हैं, और जो बाहर की साइड होती है उसको लॉन्गिट्यूडनल बोलते हैं। वहीं अगर हम मस्कुलैरिस लेयर की बात करेंगे स्टमक में, तो स्टमक में इसके हो जाते हैं 3 पार्ट। सबसे आउटसाइड बाहर लॉन्गिट्यूडनल, फिर तुम्हारी सर्कुलर, और उसके अंदर भी एक और लेयर होती है मस्कुलैरिस लेयर की, उसको बोलते हैं ऑब्लिक। ये सिर्फ और सिर्फ स्टमक में पाई जाती है, ठीक है। तो स्टमक में मस्कुलैरिस के 3 पार्ट होते हैं, लॉन्गिट्यूडनल, फिर सर्कुलर और फिर ऑब्लिक। उसके बाद एक चीज और होती है, मस्कुलैरिस लेयर जो होती है उसमें प्रेजेंट होता है तुम्हारा माइंट्रिक प्लेक्सस। माइंट्रिक प्लेक्सस जो होता है वो क्या होता है, वो एक नर्वस प्लेक्सस है जो कि मसल के मूवमेंट को कंट्रोल करता है तुम्हारी एलिमेंट्री कैनाल में, ठीक है। बस ये पता होना चाहिए कि मस्कुलैरिस लेयर में प्रेजेंट होता है, और कोई ज्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं। देन इज योर सबम्यूकोसा। सबम्यूकोसा जो होती है, देन इज योर सबम्यूकोसा। सबम्यूकोसा जो होती है इसमें होता है मिजनर्स प्लेक्सस। जैसे वहां पर माइंट्रिक प्लेक्सस था, ऐसे ही यहाँ पर होता है मिजनर्स प्लेक्सस। अब ये जो मिजनर प्लेक्सस होता है ये क्या करता है, सिक्रीशंस को कंट्रोल करता है, ठीक है। सबम्यूकोसा की और क्या खासियत है, तो ये डुओडेनम में, अगर मैं सबम्यूकोसा ऑफ डुओडेनम की बात करूंगी तो यहाँ पर डुओडेनम में इसमें क्या होते हैं, इसमें होते हैं ब्रूनर्स ग्लैंड। तो जो डुओडेनम की सबम्यूकोसा होती है वहां पर होते हैं ब्रूनर्स ग्लैंड। ये ब्रूनर्स ग्लैंड का काम क्या है, ये भी म्यूकस सिक्रीट करते हैं, लेकिन ये स्पेसिफिकली कहाँ पर होते हैं, डुओडेनम की सबम्यूकोसा में, ठीक है। उसके बाद इनरमोस्ट लेयर आती है म्यूकोसा। ये जो म्यूकोसा होती है ये अलग अलग टाइप की फोल्ड्स बनाती है। कैसे, जैसे कि स्टमक में बनाती है, रूगे बोलते हैं जिनको, स्टमक के फोल्ड्स को क्या बोलते हैं, रूगे। और स्मॉल इंटेस्टाइन में ये विलाय बनाती है, क्या बनाती है, विलाय।
ये जो विलाय होती है इसका एक आर्टीरियल एंड होता है, एक वीनस एंड होता है, और ये जो येलो पोर्शन दिख रहा है दिस इज योर लैक्टियल। यहां से तो ये ब्लड में जाएगा, लैक्टियल जो होता है लिम्फ वेसल में ले जाता है एब्जॉर्ब्ड प्रोडक्ट्स को। ठीक है, अब यहाँ हो गया तुम्हारा एलिमेंट्री कैनाल खत्म। अब एलिमेंट्री कैनाल डिस्कस कर लिया तो डाइजेस्टिव सिस्टम का दूसरा पार्ट डिस्कस करते हैं, दैट इज करेक्ट, दैट इज योर डाइजेस्टिव ग्लैंड्स। डाइजेस्टिव ग्लैंड्स में हम सबसे पहले पढ़ेंगे सलाइवरी ग्लैंड्स। सलाइवरी ग्लैंड 3 टाइप के होते हैं, पहला होता है तुम्हारा पैरोटिड ग्लैंड, दूसरा होता है सबमैंडिबुलर ग्लैंड, और तीसरा होता है तुम्हारा लिंगुअल ग्लैंड। पैरोटिड जो होता है या सब मैंडिबुलर और या फिर सब लिंगुअल, ये तीनों ग्लैंड जो होते हैं दे आर प्रेजेंट आउटसाइड द बक्कल कैविटी, पर इनके सिक्रीशंस कहाँ आते हैं, इनसाइड द बक्कल कैविटी। ठीक है, अब ये ग्लैंड्स जो होते हैं इनकी लोकेशन देख लो, ये पैरोटिड है, सब मैंडिबुलर यानी कि मैंडिबल के नीचे, सब लिंगुअल यानी कि टंग के नीचे वाले पोर्शन में प्रेजेंट होता है। ये अगर अपने सिक्रीशंस को बकल कैविटी के अंदर सिक्रीट करना तो कैसे करेंगे, ये सिक्रीट करते हैं डक्ट के थ्रू। तो पैरोटिड की कौन सी डक्ट होती है, पैरोटिड की होती है स्टेनसन्स डक्ट, वहीं सब मैंडिबुलर की कौन सी डक्ट होती है, वॉर्टन्स डक्ट, और सब लिंगुअल की कौन सी डक्ट होती है, इसकी एक नहीं इसकी कई सारी डक्ट्स होती हैं जिनको बोलते हैं बार्थलिन डक्ट। ठीक है, तो ये हो गए तुम्हारे सलाइवरी ग्लैंड्स। इनके सिक्रीशंस में म्यूकस मिल जाएगा तुम्हें, इनके सिक्रीशंस में इलेक्ट्रोलाइट्स मिलेंगे, एंजाइम मिलेंगे जो कि सलाइवा बनाते हैं टोटल। अभी ये सलाइवा जो होता है क्योंकि इसमें एंजाइम्स की प्रेजेंस होती है तो वो एंजाइम जो है डाइजेशन के प्रोसेस को बक्कल कैविटी में ही स्टार्ट कर देते हैं। तो फर्स्ट डाइजेस्टिव प्रोसेस कहाँ पर होता है, बक्कल कैविटी में। ठीक है, उस अब अगर मैं लिवर की बात करूं तो लिवर जो होता है हमारी बॉडी का लार्जेस्ट ग्लैंड होता है, जो कि 1.2 से लेकर 1.5 kg तक का देखा जाता है एडल्ट के अंदर। ये जो लिवर होता है इसके 2 लोब होते हैं, मेनली राइट लोब और एक लेफ्ट लोब। ये हो गया तुम्हारा राइट लोब, लेफ्ट लोब। कंपैरेटिवली राइट लोब जो होता है वो ज़्यादा बड़ा होता है एज कम्पेयर टू लेफ्ट लोब। अब जो हिपैटिक सेल्स हैं वो अरेंज होते हैं कॉर्ड लाइक मैनर में और स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट बनाते हैं लिवर की। वो क्या होती है, उसको बोलते हैं हिपैटिक लॉब्यूल। हिपैटिक लॉब्यूल इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लिवर। इसमें ये तुम्हें दिख रहा है कॉर्ड लाइक सेल्स, दीज आर योर हिपैटोसाइट्स। हिपैटो वर्ड जहां पर भी आएगा उसका मतलब होता है लिवर से एसोसिएटेड कोई चीज बोल रहे हैं हम। ठीक है, हिपैटोसाइट्स जो होते हैं उनका काम क्या होता है, वो बाइल को बनाते हैं, सिक्रीट बाइल। अब ये जो बाइल सिक्रीट हुआ यहाँ से ये जाता है हिपैटिक डक्ट में। सिंपल सी चीज है कि जो लिवर है उसके अगर 2 लोब हैं तो हिपैटिक डक्ट भी 2 होंगी, एक राइट एक लेफ्ट। तो आ जाओ डक्ट सिस्टम देख लेते हैं अच्छे से। अब अगर मैं डक्ट सिस्टम की बात करूं तो ये जो डक्ट दिख रही है ये तुम्हारी और ये दोनों क्या है, तुम्हारी हिपैटिक डक्ट है। ये दोनों हिपैटिक डक्ट मिलकर बनाती हैं कॉमन हिपैटिक डक्ट। ठीक है, अब इस कॉमन हिपैटिक डक्ट में तुम्हारी गॉल ब्लैडर से जो डक्ट आ रही है यानी कि सिस्टिक डक्ट, सिस्टिक डक्ट आकर मिलेगी और बनाएगी क्या, कॉमन बाइल डक्ट। अब सिस्टिक डक्ट जो होती है कहाँ से आ रही है, गॉल ब्लैडर से। तो गॉल ब्लैडर क्या है, गॉल ब्लैडर एक मस्कुलर ऑर्गन है और इसका फंक्शन क्या होता है, तो ये कंसंट्रेट करता है और स्टोरेज करता है बाइल की। ठीक है, कंसंट्रेशन और स्टोरेज का फंक्शन होता है इसका। और यहाँ पर सिस्टिक डक्ट के थ्रू बाइल आया और ये हो गई तुम्हारी कॉमन बाइल डक्ट। अब कॉमन बाइल डक्ट में आता है बाइल, उसके बाद ये क्या करती है, कॉमन बाइल डक्ट फ्यूज होती है तुम्हारी मेजर पैनक्रियाटिक डक्ट से, और दोनों जब फ्यूज होती हैं तो जो नई डक्ट बनती है उसको बोलते हैं पैनक्रियाटिको हिपैटिक डक्ट या हिपैटोपैनक्रियाटिक डक्ट। ठीक है, अब जहाँ पर ये फ्यूज होंगी ना वहाँ पर एक डायलेशन होगा, उस डायलेशन को हम नाम देते हैं एम्प्यूला। इसका नाम होता है एम्प्यूला ऑफ वेटर।
इम्पॉर्टेंट है, इस पर क्वेश्चन आ जाता है। और जहाँ से ये डुओडेनम में खुलती है वो पॉइंट को बोलते हैं, मान लो इसको कह दिया एस, तो ये एस क्या होता है, ये होता है तुम्हारा स्फिंक्टर। किसका स्फिंक्टर? स्फिंक्टर ऑफ ओडाई। इस पे भी बहुत एमसीक्यू आते हैं, स्फिंक्टर ऑफ ओडाई। हमने इन टोटल 3 स्फिंक्टर पढ़े, कौन कौन से? पहला हमने पढ़ा गैस्ट्रोइसोफेजियल स्फिंक्टर, जिसको कार्डियक स्फिंक्टर भी बोलते हैं। दूसरा हमने पढ़ा पाइलोरिक स्फिंक्टर। तीसरा हमने पढ़ा स्फिंक्टर ऑफ ओडाई। ठीक है, ये स्फिंक्टर सारे इंपॉर्टेंट है, कौन सा किस जगह पर है। गॉल ब्लैडर का फंक्शन पढ़ लिया, डक्ट सिस्टम पढ़ लिया। ठीक है, अब इसके बाद आ जाते हैं हम पेनक्रियाज पे। पेनक्रियाज जो होता है ये कंपाउंड ग्लैंड होता है। कंपाउंड का मतलब क्या होता है? मतलब इसमें एक्सोक्राइन फंक्शन भी होता है और एंडोक्राइन फंक्शन भी होता है, दोनों फंक्शन होते हैं। एक्सोक्राइन का मतलब क्या होता है? ये एंजाइम्स का सिक्रीशन करता है। एक्सो मतलब आउटसाइड की, बाहर की चीज़ों पे काम करते हैं। एंडोक्राइन जो होता है मतलब हार्मोनल सिक्रीशन होता है। ठीक है, अगर मैं एक्सोक्राइन पोर्शन की बात करूँ तो वो सिक्रीट करता है अल्कलाइन पेनक्रियाटिक जूस, जिसमें तुम्हारे ट्रिप्सिन, काइमोट्रिप्सिन देखे जाते हैं। और दूसरा एंडोक्राइन पोर्शन वो हार्मोन सिक्रीट करता है। तो कौन से 2 मेजर हार्मोन सिक्रीट करता है? ये सिक्रीट करता है ग्लूकागॉन और दूसरा हार्मोन इंसुलिन। ठीक है, एक ग्लूकागॉन सिक्रीट करेगा, एक इंसुलिन सिक्रीट करेगा। और भी हार्मोन्स होते हैं लेकिन वो इतने इंपॉर्टेंट है नहीं, तो तुम्हें 2 मेन जो याद रखने वो है ग्लूकागॉन और दूसरा है इंसुलिन। इसी के साथ लो पेनक्रियाज भी खत्म हो गया। अब आ जाते हैं डाइजेशन के प्रोसेस पे। तो डाइजेशन सबसे पहले वो कहाँ पर स्टार्ट होता है? बक्कल कैविटी में। बक्कल कैविटी फर्स्ट पॉइंट है जहाँ से हमारा डाइजेशन स्टार्ट हो जाता है। तो बक्कल कैविटी का फंक्शन क्या होता है? ये फैसिलिटेट करती है स्वलोइंग में। कैसे फैसिलिटेट करेगी? म्यूकस की मदद से हमारा जो स्वलोइंग का प्रोसेस होता है वो ईजी हो जाता है। ठीक है, दूसरी ये मेस्टिकेशन कर देती है फूड की। मेस्टिकेशन कौन करवाता है? तो टीथ करवाते हैं, जो कि बक्कल कैविटी में प्रेजेंट होता है। तीसरी, प्रॉपर मिक्सिंग हो जाती है फूड की सलाइवा के साथ, जो कौन करवाएगा? तुम्हारी मस्कुलर टंग। ठीक है, तो ये 3 फंक्शन होते हैं मेनली किसमें? बक्कल कैविटी में। अब बात कर लें कि बक्कल कैविटी में जो सलाइवा है उसमें होता क्या क्या है। तो सबसे पहले उसमें इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं। कौन कौन से इलेक्ट्रोलाइट होंगे? सोडियम होगा, करेक्ट, क्लोरीन होगा, पोटेशियम होगा और बाइकार्बोनेट, ये H है, HCO3 है। ठीक है, अब दूसरा सलाइवरी अमाइलेज भी होता है। सलाइवरी अमाइलेज एक एंजाइम है। एंजाइम का काम क्या होता है? ये स्टार्च को तोड़कर छोटे छोटे माल्टोज में कन्वर्ट कर देता है और यहाँ पर 70% ऑफ द स्टार्च जो है वो टूट जाता है। ठीक है, ये भी अगेन वैल्यू इंपॉर्टेंट है याद करने के लिए। तीसरा होता है लाइसोजाइम। लाइसोजाइम जो होता है ये क्या करता है? ये बैक्टीरियल सेल वॉल पे काम करता है और उसको कर देता है डिस्ट्रॉय। अगर बैक्टीरियल सेल वॉल डिस्ट्रॉय हो गई तो क्या होगा? बैक्टीरिया सर्वाइव नहीं करेगा। अगर बैक्टीरिया सर्वाइव नहीं करेगा इसका मतलब उसकी डेथ हो जाएगी, यानी कि ये फंक्शन प्रोटेक्टिव है। ठीक है, और लास्ट इज म्यूकस। म्यूकस अगेन स्वलोइंग में हेल्प करता है, ईज करता है। ये हो गई 4 चीज़ें जो हमारी सलाइवा में पाई जाती हैं। उसके बाद पीएच। पीएच जो है वो हर जगह का इम्पॉर्टेंट है। पीएच 6.8 होता है बक्कल कैविटी का। हम बोल सकते हैं कि ये स्लाइटली 6.8 ऑब्वियसली क्या होगा? स्लाइटली एसिडिक पीएच होता है। ठीक है, अब यहाँ से जो फूड हमने लिया था, इंजेस्ट किया था, वो कन्वर्ट हो जाता है बोलस में। अब ये बोलस जाता है तुम्हारे फेरिंग्स में। फेरिंग्स से ही पेरिस्टालसिस करते 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 कहाँ पर पहुंचेगा? ईसोफेगस, और ईसोफेगस से स्टमक में। लेकिन मैंने बताया था ईसोफेगस से स्टमक में जाने के लिए एक बीच में स्फिंक्टर आता है जिसका नाम है गैस्ट्रोइसोफेजियल स्फिंक्टर। ये गैस्ट्रोइसोफेजियल स्फिंक्टर जो क्या करता है? ये गार्ड करता है एंट्री ऑफ फूड को, कि स्टमक में कितना फूड जाना चाहिए। ईसोफेगस जो होता है वो भी कभी कभी स्टोरेज की तरह काम करता है। जब हम बहुत सारा खा लेते हैं तो ईसोफेगस में भी कुछ फूड स्टोर हो जाता है। पेरिस्टालसिस हुई और फूड चला गया स्टमक में। तो अब बात कर लेते हैं कि भाई ठीक है स्टमक में भेज दिया, अब स्टमक में क्या होता है। तो डाइजेशन इन स्टमक की बात करेंगे तो स्टमक में फूड 4 से 5 घंटे के लिए रहता है और वहाँ पर होते हैं गैस्ट्रिक ग्लैंड्स जो अलग अलग टाइप के सिक्रीशंस देते हैं, जिन सिक्रीशन से फूड का डाइजेशन होता है। तो बात कर रहे थे गैस्ट्रिक ग्लैंड में सबसे पहला है तुम्हारा म्यूकस ग्लैंड। म्यूकस नेक सेल्स जो होते हैं ये क्या सिक्रीट करेंगे? ऑब्वियसली म्यूकस सिक्रीट करेंगे। पेप्टिक या चीफ सेल तुम्हारे
ये क्या सिक्रीट करेंगे, पेप्सिनोजन सिक्रीट करेंगे। मार्क माय वर्ड्स, मैं नोजन बोल रही हूँ, पेप्सिनोजन, पेप्सिनोजन सिक्रीट करेंगे। और ये जो पेराइटल या ऑक्जेंटिक सेल है ये क्या सिक्रीट करेंगे, ये HCl सिक्रीट करेंगे। और क्या सिक्रीट करेंगे, कासल इंट्रिंसिक फैक्टर सिक्रीट करेंगे। ठीक है, कासल इंट्रिंसिक फैक्टर। उसके बाद अगर मैं बात करूं कि होता क्या है, तो यहाँ पर ये जो पेप्सिनोजन है, पेप्सिनोजन कन्वर्ट हो जाता है पेप्सिन में, किसकी प्रेजेंस में, करेक्ट, HCl की प्रेजेंस में पेप्सिनोजन पेप्सिन में कन्वर्ट हो जाता है। और ये क्या करता है, प्रोटीन्स को तोड़कर किसमें कन्वर्ट कर देता है, पेप्टाइड्स में या पेप्टोन्स में। ठीक है, अब बात आती है कि प्रोटीन का फर्स्ट टाइम डाइजेशन कहाँ स्टार्ट होता है, स्टमक में। और सबसे पहले डाइजेशन कहाँ स्टार्ट होता है, तो बक्कल कैविटी आंसर होगा। अगर मैं प्रोटीन का बोलूंगी कि प्रोटीन का डाइजेशन कहाँ स्टार्ट हो रहा है, तो स्टमक आंसर होगा। ठीक है, अब ये जो पेप्सिनोजन का कन्वर्जन है पेप्सिन में, और पेप्सिन का जो एक्शन है इसके लिए पीएच चाहिए होता है, ये पीएच स्पेसिफिक होता है। तो स्टमक का पीएच होता है 1.8। अगेन इंपॉर्टेंट चीज, पीएच तीनों जगह के याद रखने हैं। हमने बक्कल कैविटी का देखा था कितना था, 6.8। अब इसका देख रहे हैं स्टमक का, इसमें कितना है 1.8। तो ये हो गई तुम्हारी प्रोटीन की ब्रेकडाउन। अब एक बात आती है कि क्या सिर्फ प्रोटीन ही होता है यहाँ पर ब्रेकडाउन, यहाँ पर लाइपेज एंजाइम भी रिलीज होता है, लेकिन क्योंकि पीएच नहीं होता है प्रॉपर, इसलिए यहाँ पर कोई भी फैट का डाइजेशन नहीं हो रहा है, कोई भी कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन नहीं हो रहा है। लाइपेज एंजाइम किसका डाइजेशन करता है, मेनली फैट्स का डाइजेशन करता है, लेकिन यहाँ पर अप्रोप्रिएट पीएच ना होने की वजह से फैट्स का डाइजेशन नहीं होता है, बहुत मिनिमल क्वांटिटी में लाइपेज सिक्रीट होता है। ठीक है, और बच्चों में एक और एंजाइम सिक्रीट होता है, कौन सा, RENNIN, रेनिन। ये क्या करता है, ये मिल्क प्रोटीन को डाइजेस्ट करने का काम करता है, और ये सिर्फ बचपन में या बच्चों में ही सिक्रीट होता है। मिल्क प्रोटीन को डाइजेस्ट करता है, कोएगुलेट करवा देता है उसे। ठीक है, मिल्क प्रोटीन कौन सी होती है, कैसीन होती है, उसका कोएगुलेशन करवा देता है। ठीक है, बच्चों में रेनिन मिलेगा तुम्हें, लाइपेज हो गया। अब एक और चीज रिलीज होती है, वो होता है कासल इंट्रिंसिक फैक्टर। ये जो कासल इंट्रिंसिक फैक्टर होता है वो क्यों इंपॉर्टेंट है, वो एब्जॉर्प्शन कराता है किसका, विटामिन B12 का। लेकिन एब्जॉर्प्शन यहाँ पर नहीं होगा, यहाँ पर सिर्फ विटामिन B12 से बाइंड करेगा कासल इंट्रिंसिक फैक्टर, और एब्जॉर्प्शन कहाँ कराएगा, इलियम में जाके। तो इलियम में एब्जॉर्प्शन कराएगा विटामिन B12 का। ठीक है, ये हो गया डाइजेशन इन स्टमक। अब बात कर लेते हैं डाइजेशन इन स्मॉल इंटेस्टाइन की। तो स्मॉल इंटेस्टाइन जो होती है ये 3 जगह से मेनली अपने सिक्रीशंस लेती है। पहली पैनक्रियाटिक सिक्रीशंस आते हैं, बाइल जूस आता है, और इंटेस्टाइनल जूस आता है। पैनक्रियाटिक सिक्रीशंस में क्या क्या होता है, ट्रिप्सिनोजन, काइमोट्रिप्सिनोजन, अमाइलेज, प्रोकार्बोक्सीपेप्टिडेज, लाइपेजेस और न्यूक्लिएज। अब होता क्या है, ये जो ट्रिप्सिनोजन है तुम्हारा, ये एक प्रोएंजाइम है, यानी कि ये एक्टिवेट नहीं हुआ है, तो इसको एक्टिवेट कौन करता है, इसको एक्टिवेट करता है सकस एंटेरिकस, यानी कि इंटेस्टाइनल जूस जो है इसको एक्टिवेट करता है और ट्रिप्सिन में कन्वर्ट कर देता है। अब ये जो ट्रिप्सिन बना, ये बाकी एंजाइम्स को एक्टिवेट कर देगा, पेनक्रियाज के ये बाकी एंजाइम्स को एक्टिवेट कर देगा। ठीक है, तो पेनक्रियाज के सारे एंजाइम एक्टिवेट हो गए। अब ट्रिप्सिनोजन या ट्रिप्सिन जो है, ट्रिप्सिन, काइमोट्रिप्सिन, ये अलग अलग तरह से प्रोटीन्स पे काम करते हैं। लाइपेजेस और तुम्हारे न्यूक्लिएजेस न्यूक्लिक एसिड पे काम करेंगे, लाइपेजेस फैट पे काम करेंगे। ठीक है, अब बात कर लूँ अगर मैं बाइल की, अमाइलेज यहाँ था, इसको पैनक्रियाटिक अमाइलेज भी बोलते हैं। ये क्या करता है, करेक्ट, अमाइलेज है, कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन करवाएगा। बाइल जो होता है इसमें बाइल सॉल्ट होते हैं, बाइल पिगमेंट होते हैं, कोलेस्ट्रॉल होता है और फॉस्फोलिपिड्स होते हैं। ये जो बाइल सॉल्ट्स होते हैं ना, ये हेल्प करते हैं जो तुम्हारा फैट आया था उसको छोटे छोटे पार्ट्स में ब्रेक करते हैं और डाइजेशन में हेल्प करते हैं। ठीक है, अब बात कर लेते हैं इंटेस्टाइनल जूस की, जिसको सकस एंटेरिकस भी बोलते हैं। तो इसमें म्यूकस होता है, म्यूकस ऑब्वियसली एडहेरेंस के लिए या फिर उसको क्या कहते हैं, वॉल को प्रिवेंट करने के लिए।
जैसे म्यूकस, जो डुओडेनम में म्यूकस प्लस बाइकार्बोनेट आयंस रिलीज होते हैं। बाइकार्बोनेट कहाँ से रिलीज होते हैं? पेनक्रियाज से रिलीज होते हैं। बाइकार्बोनेट आयन रिलीज होते हैं जो कि प्रिवेंट करते हैं डुओडेनम की म्यूकोसा को, ताकि जो ऊपर से एसिडिक तुम्हारा कंटेंट आ रहा है वो तुम्हारे वॉल्स ऑफ इंटेस्टाइन को डैमेज ना कर दे। ठीक है, तो ये क्या करते हैं? प्रिवेंशन भी करते हैं। ठीक है, उसके बाद डाइसेक्राइडेज, मतलब डाइसेक्राइड्स को तोड़ने वाला एंजाइम। जैसे माल्टोज क्या है? डाइसेक्राइड है। तो माल्टेज, सुक्रोज, सुक्रेज, तो ऐसे एंजाइम्स होते हैं जो कि डाइसेक्राइड्स को तोड़ते हैं, तो उनको बोलते हैं डाइसेक्राइडेज। डाइपेप्टाइडेजेस यानी कि दो पेप्टाइड बॉन्ड्स को तोड़ते हैं, डाइपेप्टाइडेजेस। लाइपेजेस फैट का ब्रेकडाउन कराएंगे। फैट के ब्रेकडाउन के लिए बाइल बहुत इंपॉर्टेंट है, इमल्सिफिकेशन कराता है। अगर इमल्सिफाई नहीं होंगे फैट तो वो डाइजेस्ट नहीं हो पाते हैं। ठीक है, और न्यूक्लियोसाइडेज यानी कि न्यूक्लियोसाइड्स का ब्रेकडाउन कराता है। न्यूक्लियस ने क्या किया? न्यूक्लिक एसिड को कन्वर्ट कर दिया न्यूक्लियोसाइड्स में, और न्यूक्लियोसाइडेज ने क्या किया? न्यूक्लियोसाइड्स को तोड़ दिया शुगर मॉलिक्यूल में। ठीक है, न्यूक्लियोसाइड्स को ब्रेक करती है शुगर मॉलिक्यूल में, फॉस्फेट में और नाइट्रोजनस बेस में। ठीक है, यहाँ का पीएच होता है 7.8। तीनों जगह का पीएच याद होना चाहिए। तुमने बक्कल कैविटी में पीएच कितना पढ़ा था? 6.8। ठीक है, और तुमने कहाँ पर पढ़ा था पीएच? स्टमक में। स्टमक में कितना पढ़ा था? 1.8। और तुम पढ़ रहे हो कहाँ पर? स्मॉल इंटेस्टीन में। यहाँ पर कितना पीएच है? 7.8। तो ये पीएच जो है इंपॉर्टेंट है, कौन सा एंजाइम किस पीएच पे काम करता है इस चीज़ के लिए, तो पीएच होने चाहिए याद। ठीक है, ये हो गया डाइजेशन इन स्मॉल इंटेस्टाइन। इसी के साथ डाइजेशन खत्म हो जाता है। कैसे खत्म हो जाता है? स्मॉल इंटेस्टाइन में लास्ट टाइम डाइजेशन होता है, उसके बाद इलियम जो होता है मेन एब्जॉर्प्शन का काम करता है। एब्जॉर्प्शन करता है किस किस चीज़ का? ग्लूकोज का, अमीनो एसिड का, इलेक्ट्रोलाइट्स का, जितने भी डाइजेस्टिव प्रोडक्ट्स होते हैं उनका मेनली एब्जॉर्प्शन करता है। उसके बाद सीकम में जाता है और वहाँ पर भी एब्जॉर्प्शन का प्रोसेस होता है। ठीक है, तो इसके साथ क्या हो गया? खत्म, डाइजेशन हो गया। अब एब्जॉर्प्शन की बात कर लेते हैं। तो एब्जॉर्प्शन जो होता है वो एक ऐसा प्रोसेस है जो कि एंड प्रोडक्ट ऑफ डाइजेशन को इंटेस्टाइनल म्यूकोसा के थ्रू कहाँ पर पहुँचाता है? ब्लड या फिर लिम्फ में। ब्लड में नॉर्मल सब्सटेंसेस और लिम्फ में क्या जाता है? फैट। फैट भी ऐसे नहीं जाता, काइलोमाइक्रोन्स की फॉर्म में जाता है। काइलोमाइक्रोन्स की फॉर्म में जाता है फैट। ठीक है, अब बात कर लेते हैं कि ये किस किस प्रोसेस से होता है। तो पैसिव प्रोसेस से होता है, एक्टिव प्रोसेस से होता है, और फैसिलिटेटेड ट्रांसपोर्ट भी होता है कुछ चीज़ों का। अगर मैं बात करूँ पैसिव की, तो ग्लूकोज जाता है पैसिव से, और क्या जाता है? अमीनो एसिड चली जाती है पैसिव से, और क्या जाता है? क्लोराइड चला जाता है पैसिव से। एक्टिव प्रोसेस की बात करूँ तो ग्लूकोज एक्टिव से भी जाता है, ग्लूकोज को मैं जी लिखूंगी अगली बार। अमीनो एसिड्स और सोडियम तुम्हारा ये जाता है तुम्हारा एक्टिव प्रोसेस से। अब अगर मैं बात करूँ फैसिलिटेटेड ट्रांसपोर्ट से कौन जाएगा, तो फैसिलिटेटेड ट्रांसपोर्ट से अगेन अमीनो एसिड जाते हैं, ग्लूकोज जाता है। ठीक है, तो ये हो गए तुम्हारे 3 प्रोसेस जिनसे अलग अलग चीज़ें एब्जॉर्ब हो रही हैं। अब बात कर लेते हैं, किसकी बात कर लेते हैं? अब बात करेंगे हम कि अलग अलग साइट पे कैसे एब्जॉर्प्शन हो रहा है। स्मॉल इंटेस्टाइन तो तुम्हारा प्रिंसिपल ऑर्गन है ही एब्जॉर्प्शन का, और कहीं भी एब्जॉर्प्शन हो रहा है क्या? तो हो रहा है। माउथ में एब्जॉर्प्शन हो रहा है किसका? कुछ ड्रग्स का। कहाँ से होता है? तो ये जो टंग होती है हमारी, उसके नीचे जो कैपिलरी होती है उनके थ्रू एब्जॉर्प्शन होता है माउथ में। दूसरी चीज स्टमक, स्टमक में भी कोई एब्जॉर्प्शन हो रहा है यार? होता है भाई। किसका एब्जॉर्प्शन होता है स्टमक में? स्टमक में भी कुछ ड्रग्स का एब्जॉर्प्शन होता है, प्लस अल्कोहल का एब्जॉर्प्शन स्टमक में हो जाता है। और किसका होता है? तो कुछ सिंपल शुगर जो होती हैं वो भी एब्जॉर्ब कर ली जाती हैं तुम्हारे स्टमक में। ठीक है, स्टमक का एब्जॉर्प्शन हो गया। अब अगर मैं बात करूँ स्मॉल इंटेस्टाइन का, तो ये तो भैया है ही है प्रिंसिपल ऑर्गन। इसमें तो हर चीज़ होगी, ग्लूकोज होगा, अमीनो एसिड होंगी, फ्रक्टोज होगा, और क्या हो जाएगा? तुम्हारे इलेक्ट्रोलाइट्स हो जाएंगे। तो ये सारी चीज़ें तुम्हारे स्मॉल इंटेस्टाइन के थ्रू एब्जॉर्ब होती हैं। अब उसके बाद बात करेंगे लार्ज इंटेस्टाइन की। तो लार्ज इंटेस्टाइन में क्या क्या एब्जॉर्ब होता है? तो लार्ज इंटेस्टाइन में वाटर एब्जॉर्ब होता है, कुछ ड्रग्स एब्जॉर्ब होते हैं, मिनरल्स एब्जॉर्ब होते हैं। ठीक है, और इसके बाद जो बचता है उसमें म्यूकस की मदद से
उसे एडहेयर कर दिया जाता है, यानी कि अपने आपस में जोड़ दिया जाता है और वो कन्वर्ट हो जाते हैं तुम्हारे फीसेस में। और ये फीसेस जब एक ओवल ओपनिंग के थ्रू बाहर निकलते हैं तो उस प्रोसेस को बोलते हैं डेफिकेशन। ठीक है, स्पेलिंग पे ध्यान मत देना, गलत है, मुझे भी दिख रही है। डेफिकेशन जो होता है फीसेस का इजेशन इज डेफिकेशन। ठीक है, अब अगर मैं बात करूं डिसऑर्डर्स ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम की, तो सबसे पहले तुम्हें एक चीज़ पता होना चाहिए, यहाँ पर इन्फ्लेमेशन बहुत कॉमन होता है। और वो इन्फ्लेमेशन होता किसकी वजह से है? तो वो हो सकता है तुम्हारे रिंगवर्म की वजह से, वो हो सकता है हुकवर्म की वजह से, और ऐसे कई सारे वर्म्स होते हैं जो कि इन्फ्लेमेशन का कॉज होते हैं हमारी इंटेस्टाइन में। और इसी चीज़ को बोलते हैं कि जैसे नॉर्मली तुमने सुना होगा छोटे छोटे बच्चों के बोलते हैं कि पेट में कीड़े हो गए, तो दीज आर वो वाले कीड़े। ठीक है, वैसे नॉर्मल कीड़े नहीं होते हैं, ये वाले कीड़े होते हैं जो कि इन्फ्लेमेशन करा देते हैं और प्रॉपर एब्जॉर्प्शन नहीं होने देते। ठीक है, सबसे पहले डिसऑर्डर की अब बात कर लेते हैं, वो होता है जॉन्डिस। जॉन्डिस में क्या होता है कि तुम्हारी जो बाइल पिगमेंट होती है वो एक्यूमुलेट करने लग जाती है बॉडी में। उसके एक्यूमुलेशन की वजह से क्या होता है, हमारी आईज और स्किन का कलर हो जाता है येलोइश। देखा होगा तुमने, जो नेल्स होते हैं हमारे हमारे मतलब जॉन्डिस के केस में नेल्स जो होते हैं वो भी येलो पड़ जाते हैं। क्यों पड़ जाते हैं? बाइल पिगमेंट किस कलर की होती है? येलो कलर की होती है। वो बाइल पिगमेंट येलो कलर की कैसे होती है? तुम फीसेस को देखोगे उसमें भी बाइल पिगमेंट होती है, वो भी येलोइश कलर की होती है। तो बाइल पिगमेंट का एक्यूमुलेशन अगर होगा तो हमारी आईज और हमारी स्किन दोनों ही येलो पड़ जाएंगी। ठीक है, उसके बाद बात कर लेते हैं वॉमिटिंग की। वॉमिटिंग में क्या होता है कि तुम्हारे जो स्टमक के कंटेंट होते हैं वो ऊपर वापस आ जाते हैं, माउथ के थ्रू बाहर आ जाते हैं, तो इस प्रोसेस को बोलते हैं वॉमिटिंग। वॉमिटिंग जो होती है इसमें रिवर्स पेरिस्टाल्सिस देखा जाता है, यानी कि नॉर्मल पेरिस्टाल्सिस जो होती है तुम्हारी माउथ से नीचे जाती है स्टमक की तरफ, लेकिन यहाँ पर रिवर्स पेरिस्टाल्सिस होती है, स्टमक के कंटेंट वापस माउथ में आते हैं। ठीक है, और इसका जो सेंटर होता है ना वो कहाँ पर होता है? वो मेड्यूला में सिचुएटेड होता है। और जो रिफ्लेक्स होती है उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं हम एमनेटिक रिफ्लेक्स। एमनेटिक रिफ्लेक्स। ठीक है, ये हो गई वॉमिटिंग का पार्ट। वॉमिटिंग जब आती है तो उससे पहले एक फीलिंग आती है नोजिया की। नोजिया मतलब घबराहट होती है वॉमिटिंग आने से पहले। ठीक है, उसके बाद तीसरी चीज की बात कर लेते हैं, वो होता है डायरिया। डायरिया में क्या होता है? एबनॉर्मल फ्रीक्वेंसी ऑफ फीकल डिस्चार्ज इज कॉल्ड डायरिया। बार बार फीकल डिस्चार्ज होता है और इसमें ना लिक्विडिटी बहुत बढ़ जाती है डिस्चार्ज की। तो ये हो गया तुम्हारा डायरिया। इस केस में एब्जॉर्प्शन हो जाता है कम, एब्जॉर्प्शन डिक्रीज हो जाएगा। एब्जॉर्प्शन कम हो रहा है, वाटर भी एब्जॉर्ब नहीं हो रहा, जब भी तो लिक्विडिटी बढ़ रही है, तो इससे याद रख सकते हैं एब्जॉर्प्शन हो जाता है कम। ठीक है, अब बात कर लेते हैं कॉन्स्टिपेशन की। तो कॉन्स्टिपेशन एक ऐसी सिचुएशन है जहां पर फीकल मैटर जो है वो इंटेस्टाइन में ही रिटेन करता है, यानी कि इंटेस्टाइन में ही रह जाता है। उस सिचुएशन को बोलते हैं हम कॉन्स्टिपेशन। और क्योंकि फीकल मैटर ऑलरेडी इंटेस्टाइन में स्टोर्ड है या रह जा रहा है, तो हमारा जो इजेशन होगा या डेफिकेशन होगा वो इम्प्रॉपर होगा। ठीक है, इम्प्रॉपर डेफिकेशन होगा। उसके बाद लास्ट बात करते हैं हम इनडाइजेशन की। तो इनडाइजेशन जो होता है इसका मतलब होता है कि डाइजेशन प्रॉपरली नहीं हो रहा है, वर्ड खुद बता रहा है इनडाइजेशन, प्रॉपर डाइजेशन नहीं हो पा रहा है, जिसकी वजह से एक कॉन्स्टेंट फीलिंग ऑफ फुलनेस रहती है, यानी कि हमको ऐसा लगता है हमारा पेट भर गया है, कॉन्स्टेंट फीलिंग ऑफ फुलनेस रहती है। ठीक है, तो ये हो गया तुम्हारा डिसऑर्डर्स ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम। अब बात कर लेते हैं किसकी, कुछ एक्स्ट्रा चीज़ों की। सो लेट्स गो विद एन एक्स्ट्रा माइल। अब बात करते हैं इसमें सबसे पहले कि कैलोरीफिक वैल्यू क्या होता है। कैलोरीफिक वैल्यू वो हीट या वो एनर्जी रिलीज होती है किसी भी फूड से। अगर किसी फूड को हम जाके बॉम्ब कैलोरीमीटर में रखें तो 1 ग्राम फूड या 1 ग्राम कंटेंट उस फूड का कितनी एनर्जी को रिलीज कर रहा है उसको हम बोलते हैं कैलोरीफिक वैल्यू। अब बात कहोगे भाई तुम बॉम्ब कैलोरीमीटर क्या है, तो ये एक मेटल कंटेनर होता है जिसमें ऑक्सीजन भरा हुआ होता है, तो वहाँ पर कंबशन का प्रोसेस जो है बहुत ईजिली हो जाता है विदाउट एनी वेस्टेज ऑफ एनर्जी। तो कैलोरी बात करते हैं फिजियोलॉजिकल वैल्यू क्या होती है। तो फिजियोलॉजिकल वैल्यू जो होती है वो एक्चुअल अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज, अगर वो बॉडी में होगी वही फूड, तो 1 ग्राम वो फूड कितनी एनर्जी रिलीज करेगी उसको बोलते हैं फिजियोलॉजिकल वैल्यू। ठीक है,
अब बात कर लेते हैं कि प्रोटीन की कैलोरीफिक वैल्यू क्या होती है, तो वो होती है 5.65, कार्बोहाइड्रेट की 4.1 और फैट्स की होती है 9.45। लेकिन इनकी अगर एक्चुअल वैल्यू की मैं बात करूं, यानी कि फिजियोलॉजिकल वैल्यू की बात करूं, तो देखोगे कि प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट की फिजियोलॉजिकल वैल्यू सेम है। क्यों? क्योंकि प्रोटीन को तोड़ने में ज़्यादा मेहनत लगती है, जिसकी वजह से कुछ पार्ट ऑफ एनर्जी यूटिलाइज हो जाता है, ठीक है। और फैट की 9 किलो कैलोरी पर ग्राम इज क्यों? क्योंकि हम 1 ग्राम फूड की एनर्जी देख रहे हैं कि 1 ग्राम फूड कितनी एनर्जी रिलीज कर रही है। अब बात, सो द लास्ट टॉपिक ऑफ द चैप्टर इज प्रोटीन एनर्जी मैल न्यूट्रिशन। प्रोटीन एनर्जी मैल न्यूट्रिशन का मतलब होता है कि या तो प्रोटीन की कमी हो रही है बॉडी के अंदर, या फिर एनर्जी की हो रही है, या फिर दोनों की ही कमी हो रही है, तो वो हो गया तुम्हारा प्रोटीन एनर्जी मैल न्यूट्रिशन। इसमें हम दो चीजें पढ़ेंगे, पहला पढ़ेंगे हम मेरास्मस और दूसरा पढ़ेंगे क्वाशियोरकर। मेरास्मस की अगर मैं बात करूं तो ये होता है 0 से 1 ईयर के बच्चे को, यानी कि इन्फेंट को होता है। वहीं क्वाशियोरकर जो होता है वो होता है 1 से 5 साल के बच्चे को। अब मैं अगर कहूं कि मेरास्मस में होता क्या है, तो भाई इसमें हो जाती है प्रोटीन की एज वेल एज एनर्जी की डेफिशिएंसी, यानी कि यहाँ पर प्रोटीन और एनर्जी दोनों की ही डेफिशिएंसी होती है। और इसके सिम्टम्स क्या देखे जाते हैं, तो इमैसिएटेड बॉडी देखी जाती है और रिंकल्ड स्किन देखी जाती है। एकदम बॉडी ऐसी होगी, रिब्स उसमें दिख रही होंगी बिल्कुल, जो त्वचा होगी, जो खाल होगी, वो एकदम बॉडी की बोन्स से चिपकी हुई होगी। तो रिंकल्ड स्किन एंड इमैसिएटेड बॉडी देखी जाती है। वहीं अगर मैं क्वाशियोरकर की बात करूं तो इसमें होती है सिर्फ और सिर्फ प्रोटीन की डेफिशिएंसी। प्रोटीन की डेफिशिएंसी होने की वजह से यहाँ पर क्या देखा जाता है, पॉट बेली, और क्या देखा जाता है, तो एडिमा भी देखा जाता है। एडिमा देखा जाएगा, मतलब बाहर से बच्चा से फूला फूला लगेगा, बट हमें पता है कि इस बच्चे को प्रोटीन की डेफिशिएंसी है अंदर ही अंदर, ठीक है। ये हो गया तुम्हारा लास्ट टॉपिक खत्म। So with this we come to the end of digestion and absorption and I hope कि तुम्हें लेक्चर समझ आया होगा, और अगर समझ आया है, अच्छा लगा है, सब्सक्राइब करके जाओ, और फॉर एनी सजेशंस या कोई एडवाइस है तो प्लीज कमेंट डाउन बिलो, एंड ढेर सारे लाइक करके जाना, एंड रुक जाओ, नेक्स्ट लेक्चर यानी कि ह्यूमन फिजियोलॉजी का सेकेंड लेक्चर आएगा कल 9 बजे। सो स्टे ट्यून्ड ऑन द चैनल।